हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं उन्नीस रजरा और स्वागत है आपका न्यू हेवन क्लासेस में। दोस्तों, बायोलॉजी की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12 के दूसरे चैप्टर के बारे में। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जनन का दूसरा चैप्टर है दोस्त, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। जब हमने आपको बताया था पिछला वाला वीडियो में, आप उसको जाके देख लीजिएगा, उसमें बताया था जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अभी हम क्या ये इसमें देखेंगे लैंगिक जनन के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है ना, दो जनकों की आवश्यकता होती है। अब ये यहां पे बता दूं कि ये दो जनक एक ही इंडिविजुअल के अंदर हो सकते हैं या अलग अलग लोगों के अंदर होंगे। जैसे मैं बात बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं मनुष्यों की बात करूं तो मनुष्यों में जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो जनक उपयोग में आते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। स्त्री पुरुष अलग अलग होते हैं और इसी प्रकार हर जंतु में होते हैं। लेकिन पौधों के अंदर ऐसा नहीं होता। पौधों के अंदर क्या होता है, ये पौधे जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होने का मतलब ये कि एक ही पौधे के अंदर दोनों मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे। बात समझ में आई? इसीलिए ये लैंगिक जनन कर पाते हैं। ठीक, अब देखिएगा, पौधों के अंदर लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है पहले ये देख लीजिए। इस चैप्टर के अंदर में आपको, चलो परिचय में बता दूंगा क्या पढ़ना है, वैसे आपको कुछ नहीं, केवल कुछ कहानी वहानी उसमें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिएगा, इसमें आपको पढ़ना है पुष्प व उसकी संरचना। ठीक, ये आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, पुष्प और उसकी संरचना क्या है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं रहेगी, आराम से आप पढ़ोगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में, अच्छा लगेगा, उतना ही आपको बताऊंगा। दूसरा, निषेचन पूर्व घटनाएं व संरचना। देखिए, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हम लैंगिक जनन पढ़ते हैं तो निषेचन पूर्व घटना पढ़ते हैं, निषेचन पढ़ते हैं और निषेचन पश्चात घटना पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको लास्ट में असंग जनन और बहुभ्रूणता पढ़नी पड़ेगी। ये इतना कंटेंट है चैप्टर में। अब इसकी 2-4 वीडियो बनेगी, क्योंकि एक ही वीडियो में नहीं बनाऊंगा, एक ही वीडियो बनाऊंगा तो बड़ी लंबी होगी, फिर आप ऐसे देखते रह जाओगे, आधे पे छोड़ के चले जाते हो वैसे भी, और फिर लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो। ठीक, इसी वजह से हमने प्लान बनाया है कि हम एक ही चैप्टर के कई पार्ट्स बनाएंगे, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। वीडियो समझ के मत देखिए, आप क्लास समझ के देखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं, सबसे पहले परिचय वैसे बात ऐसे बोल देता हूं, ध्यान से कहानी सुनिएगा। पुष्पों में लैंगिक जनन जब होता है तो एक्चुअली जब पौधा होता है, ठीक है, पौधे के कई भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ठीक, इतनी सारी चीजें होती हैं। अब पौधों के अंदर जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के लिए किसी न किसी सेक्स ऑर्गन की जरूरत होती है, जनन अंग की जरूरत होती है। और वो पौधे के अंदर कौन सा जनन अंग होता है? पुष्प होता है, फूल होता है। मतलब पौधों का जनन अंग क्या है? फूल है, ठीक है। अभी आपको बता दूं कि पौधे में, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी कि जो पौधे होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। कहने का मतलब इनके अंदर में, एक ही पौधे के अंदर में जो मेल और फीमेल हैं, वो नर और मादा है, वो एक ही पौधे में होते हैं, एक ही पुष्प में होते हैं, ठीक है। अब आपको वही पढ़ना है पुष्प की संरचना में कि कैसे होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक, पुष्प एवं पुष्प की संरचना के बारे में। देखो बच्चे, होता क्या है, पुष्प क्या है? पुष्प पौधे का सेक्स ऑर्गन होता है, जनन अंग होता है, और इसी के द्वारा जो पौधा होता है वो लैंगिक जनन कर पाता है, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स एक पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। देखो भैया, आज तक पुराने जमाने से ले लिया जाए तो मनुष्यों को जो चीज अच्छी लगती है वो कहते हैं वो उनकी है। हम लोगों को जो चीज अच्छी लगती है वो कहते हैं वो हमारे लिए, हमारी है। अच्छा, हम लोग देखने के बजाय उसे अपने पास रखना ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको पता होगा कि होगा क्या कि मनुष्य क्या करता है, आदमी क्या करता है कि जो भी चीज अच्छी लगी, चलो उसको वहां से उठा करके अपने जेब में डाल लो। और ये सबसे खराब काम है। लोग क्या करते हैं, पुष्प तोड़ते हैं, फूल को तोड़ करके जेब में रख ले। जानते हैं फूल को जब तोड़ूंगा तो मुरझा जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने पास रखना है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे फूल होते हैं, लोग तोड़ के रख लेते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं फूल में। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूल, पुष्प जो है वो एक पौधे का एक बहुत जरूरी अंग है। अब उसको तोड़ लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना उसको, ठीक है। तो पुष्प एवं उसकी संरचना में देखिए, पुष्प क्या था, पुराने जमाने से ये लोगों को आकर्षित करता था और ये बड़ा कलरफुल होता है ना। पौधे लाल होते हैं, सफेद होते हैं,
काले तो होते नहीं है, नीले पीले ऐसे बहुत सारे प्रकार के फूल होते हैं, बहुत सारे कलर के फूल होते हैं, और फूलों में एक महकने वाली चीज भी पाई जाती है। ध्यान से सुनना, जो सफेद फूल होते हैं वो ज्यादा महकते हैं। ऐसा नहीं कि रंगीन फूल कम महकते हैं, लेकिन सफेद फूल जो कि रात में खिलते हैं वो ज्यादा महकते हैं। और जो फूल रात में खिलते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। ये कभी मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, मेरे वीडियो जैसे देखते रहिए तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पुष्प का कलर क्यों होता था? कुछ लोग कहेंगे मनुष्यों को अच्छा लगता था इसलिए होता था। नहीं, पुष्प का जो कलर होता था वो हमें लुभावने लगने के लिए नहीं, जबकि वो उनका काम क्या था, फूलों की जो महक होती है, फूलों की जो कलर होता है वो कीटों को लुभावने के लिए होते हैं। मतलब कीटों को लुभाने के लिए होते हैं। ये कलरफुल इसीलिए होते हैं ताकि जो कीट हैं इनको आसानी से देख सके, आकर्षित हो सके इनकी तरफ, और इनके ऊपर आकर के बैठ सके। और जब बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें, जैसे परागकण होता है वो कीटों पे चिपक जाता है और फिर उड़ के फिर दूसरे फूल पे बैठता है, तो वहां पे परागण होता है। तो मतलब एक तरह से समझ लीजिए, जो मेल है वो अपने युग्मक को फीमेल तक पहुंचाने के लिए कीटों की मदद लेता है। और ये कीटों की मदद किससे होती है? पुष्प के कलर से होती है, पुष्प के रंग से होती है, पुष्प के महक से होती है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो कीट आएंगे नहीं। अब देखो, रात वाले पुष्प ज्यादा महकते हैं लेकिन रंगीन नहीं होते, क्योंकि रात में तो कलर दिखेगा नहीं, लेकिन महक होती है। तो रात में जो कीड़े, नक्टोरियल कीड़े होते हैं, वो कीड़े जब उड़ते हैं तो वो महक से पौधों पे आते हैं और फिर परागण करवाते हैं, ठीक है। तो वो कुल मिला के मनुष्य को लुभाने के लिए नहीं होता, वो कीटों को लुभाने के लिए होता है, ताकि जो रिप्रोडक्शन है पौधे वो कर सकें। ये एक तरह से अनुकूलन की प्रक्रिया होती है दोस्त, ठीक है। तो ये हो गया पुष्प का काम। जो कि पुष्प का काम होता है, क्या काम होता है? ये कीटों को लुभाने का काम करते हैं, ठीक है, ताकि बहुत सारे कीट आए और ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को संपन्न कर सकें। अब जो कि पुष्प है उसकी संरचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मैं बाहर की संरचना आपको बताऊंगा, मतलब मार्फोलॉजी ऑफ द प्लांट, सॉरी मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर, प्लांट नहीं, प्लांट की मार्फोलॉजी आप 11th में पढ़ते हो, और 11th में आपने फ्लावर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो एक्चुअली अभी मैं बात करने वाला हूं, फिर से बोल रहा हूं, किसके बारे में? मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर। अब मैं यहां पे डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं, माइक्रो स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, मतलब सूक्ष्म स्ट्रक्चर आपके फूल का नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाहर ये अगर आप एक फूल तोड़ोगे तो आपको दिखेगा, तो वो कैसा दिखता है, क्या क्या होता है फूल में, जो अपनी आंखों से आप देख सकते हो, उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जैसे पुष्प के अंदर में उसकी सूक्ष्म संरचना क्या क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, तो आपको वहां पे समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखो भाई, अगर हम पुष्प की बात करें तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, आप देख लीजिए, और ये फिगर आप जरूर देख लीजिएगा पहले, ठीक है। ये फिगर है, इसी को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब यहां से चलिए देख लेते हैं, उसको हटाते हैं दोस्तों। देखिए, ये एक टिपिकल फूल की संरचना है, एक नॉर्मल फूल की संरचना है, पुष्प की संरचना है। अगर आप इसको बीचों बीच में से ऐसे काट देते हो, ठीक, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब देखिए, मैंने कुछ कलर वाले पार्ट बनाए हुए हैं। ये एक मेन पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ध्यान दीजिएगा। उसके पहले आप इधर आ जाइए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा पुष्प के भाग के बारे में। यहां पे आप देख लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, मुख्य रूप से पौधे के दो भाग होते हैं, कुछ एसेसरी पार्ट्स होते हैं और कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। देखिए, कुछ सहायक भाग होते हैं और कुछ मुख्य भाग होते हैं। सहायक भाग जो होते हैं उसमें कई भाग होते हैं, सहायक में बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन मैंने यहां पे जो लिखा है वो मेन 2 सहायक भाग होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। बाकी और भी सहायक पार्ट होते हैं, लेकिन वो पौधे का जो पुष्प है उसको स्थिर रखने का काम करते हैं। लेकिन ये जो दोनों सहायक पार्ट है, ये जो है पुष्प को रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। इसमें एक है वाह्य दलपुंज और दूसरा है दलपुंज। वाह्य दलपुंज को एपिकैलिक्स बोलते हैं, दलपुंज को कोरोला बोलते हैं। वाह्य दलपुंज को एपिकैलिक्स बोलते हैं और दलपुंज को कोरोला बोलते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आप पुष्प ऐसे देखोगे तो पुष्प की ये डंठल होगी जिसे पुष्प वृंत कहते हैं, ठीक है। ऊपर ऐसे छोटा सा ऐसे एक समतल पार्ट होगा जिसको हम पुष्पासन बोलते हैं, जिसको थैलेमस कहा जाता है, जिसके ऊपर पूरा फूल टिका होता है। पुष्पासन का मतलब पुष्प का आसन। और ये जो पुष्प वृंत होता है ये डंठल होती है, ठीक है। अभी गुड़हल का फूल तोड़ते हो, गुलाब का फूल तोड़ते हो ना, तो उसमें जो डंठल लगी होती है उसको हम बोलते हैं पुष्प वृंत, ठीक है। उसके बाद देखो, यहां पे आपको पत्ती नजर आती है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको पत्ती नजर आती है ऐसे, ठीक।
अब ये मैं बड़ा इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए ये, ठीक। इसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स या फिर वाहे पुंज। ये पत्ती ग्रीन कलर की होगी, क्योंकि पत्ती है तो ग्रीन कलर की होगी। और ये जो है भाई, क्या ग्रीन कलर की होने की वजह से ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करती है और पौधे को आधार देती है, पौधे के पुष्प को आधार देती है, क्योंकि हम पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं, ये पुष्प को आधार देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट था आपका दलपुंज, मतलब कोरोला। देखिए दलपुंज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि दलपुंज जो होता है वो थोड़ा सा उसमें वो गीला होता है, ठीक है, मतलब उसमें गूदा होता है, इसीलिए हम उसको दलपुंज बोलते हैं। और वैसे भी इसका नाम है कोरोला। देखिए ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो कि कलर वाला पार्ट है, एक्चुअली जब कोई भी आप पुष्प लेते हो, जो उसका रंगीन भाग होता है, रंगीन भाग आप जान गए होंगे, है ना। जैसे आप गुलाब लेते हो, लाल वाला जो उसका भाग होता है, पंखुड़ी जिसको बोलते हैं, पेटल्स सुना होगा ना, पंखुड़ी, उसको हम बोलते हैं कोरोला। मेडिकल भाषा में उसको कोरोला बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, ये कलरफुल होता है और ये कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। ओके, तो ये दो चीजें हो गई। आपका जो मेन वाला भाग था, मेन वाला सहायक भाग, मतलब मेन एसेसरी पार्ट था, जो दो भाग था, वाह्य दलपुंज, दलपुंज, जिसका दोनों का काम क्या होता है। वाह्य दलपुंज जो है ये पुष्प को आधार देता है, और जो दलपुंज है इसका काम क्या होता है, कीटों को आकर्षित करता है कि भैया आओ 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 और रिप्रोडक्शन करवा दो, नहीं तो हम ऐसे पड़े रहेंगे। पुष्प सूख जाएगा, फल बनेगा नहीं, जब फल नहीं बनेगा तो बीज नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा तो नया पौधा नहीं तैयार होगा, ठीक है, बिना कीट के। तो इसमें मीडिएटर चाहिए। अब देखिए दूसरा वाला मैं बात करूं, जो पौधे का मुख्य भाग है वो पुमंग है, जायांग है, मतलब एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ध्यान से देखिएगा, व्हाइट कलर का कुछ पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, ये वाला व्हाइट कलर का पार्ट, इसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम को क्या कहेंगे, जायांग कहेंगे। मैंने स्त्री केसर लिखा है, मैं बताऊंगा क्या होता है। देखो जायांग क्या होता है, जायांग को बोलते हैं गाइनोसियम, मतलब ग्रुप ऑफ स्त्री केसर। स्त्री केसर के ग्रुप को जायांग बोलते हैं, ठीक है। स्त्री केसर के ग्रुप को जायांग बोलते हैं एंड गाइनोसियम बोलते हैं। अब यहां पे देखिएगा, ये जो पीला वाला भाग आपको दिख रहा है, ये दूसरा मेन पार्ट है, ये वाला पीला वाला। इस पीले वाले भाग को, मतलब यहां पे जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग, मतलब एंड्रोसियम, ठीक है, मतलब द ग्रुप ऑफ पुंकेसर, मतलब पुंकेसर का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम, और जो स्त्री केसर का समूह होता है उसको बोलते हैं गाइनोसियम, जायांग बोलते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं स्त्री केसर और पुंकेसर की थोड़ी डिटेल में। हम यहां से स्त्री केसर को बाहर निकाल के लेकर के आते हैं, यहां से स्त्री केसर को देखिए बाहर निकाल के लेकर के आए हैं। ये फिगर होता है स्त्री केसर का, ये जो मैंने बनाया ये यहाँ पे पेडिकल है, मतलब ये डंठल है, जो भी है, ये मेन पार्ट है, ठीक है। अब एक्चुअली जो आपका गाइनोसियम होता है, मतलब एक तरह से स्त्री केसर में बोल रहा हूं, स्त्री केसर होता है, वो स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। एक सबसे ऊपर वाला भाग, एक बीच वाला भाग, बड़ा सा लंबा सा गर्दन, और एक ये छोटा वाला भाग। ये तीन भाग होते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो नीचे फूला हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी या अंडाशय, जो बाद में फल बन जाता है, क्या फल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद बीच वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं वर्तिका। ये एक नालिका होती है, ट्यूब होती है, ठीक है, काम बताऊंगा बाद में क्या होता है। इसके अंदर में खाली जगह होती है, ठीक है, बिल्कुल खाली जगह, खोखली होती है। कुछ नहीं आपको समझ में आता तो आप गुड़हल का फूल देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं वर्तिका या स्टाइल। उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, ये थोड़ा सा, इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, मतलब रेसे होते हैं, वो रेसे चिपचिपे होते हैं, ठीक है। उनका काम भी क्या होता है, वो परागकण को चिपका लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे रेसे होते हैं इस पे। इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिग्मा। तो क्या क्या हो गया भैया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीन चीजें होती हैं, ठीक। अब ओवरी के अंदर में अगर आप ध्यान दोगे, देखो आप कटहल ध्यान देना, कटहल कैसा होता है, आपने कभी कटहल खाया होगा। देखो ये है आपका अंडाशय, और अंडाशय के अंदर में अगर हम ध्यान दें तो देखो ये छोटा छोटा मैंने बनाया हुआ है ट्यूब, ये छोटे छोटे जो है एक्चुअली ये बीज का निर्माण करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड या ओब्यूल होता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओब्यूल्स, हिंदी में बोलते हैं बीजांड, ठीक है। और यही बीज का निर्माण करेगा। और ये बीजांड देखिएगा, ये बीच में मैंने एक ऐसे वो बनाया है डंडा, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और
प्लेसेंटा को बोलते हैं बीजांडासन, मतलब बीजांड जो है वो जहां पे लगा होता है उसे बीजांडासन कहते हैं। देखो यहाँ पे देखिए ऐसे प्लेसेंटा होता है और इसमें ऐसे बीजांड लगा होता है, बाद में ये निषेचन करके क्या बनाएगा, बीज बनाएगा और ये प्लेसेंटा से ऐसे जुड़ा रहेगा। कटहल आप ध्यान से देखिएगा, जो कटहल होता है कटहल जो होता है वो क्या करता है, ध्यान से सुनिए। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, प्लेसेंटा जो होता है पहले देखिएगा, प्लेसेंटा बीजांड को पोषण प्रदान करता है और ये प्लेसेंटा डायरेक्टली जुड़ा होता है ऐसे नीचे से, पेडिकल से जुड़ा होता है। जो प्लेसेंटा होता है वो नीचे पेडिकल से जुड़ा होता है और पौधे से जो भी पोषण आता है पुष्प के अंदर वो बीजांड के लिए यहां से पहुंचता है। जैसे आपने कटहल देखा होगा तो कटहल का जो बीच वाली डंडी होती है जिसमें सारे उसके बीज लगे होते हैं, पके कटहल को देखिएगा, ठीक है, वो डायरेक्टली पौधे से जुड़ा होता है, उसके डंठल उसका पेडिकल से जुड़ा होता है पौधे से, ठीक है, और वहां से उसको पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये ओब्यूल हो गया, बीजांड जिसको बोलते हैं, और ये होता है प्लेसेंटा और ये पूरा होता है ओवरी, ठीक है। तो ये बाह्यतम स्ट्रक्चर है, मतलब ये मैक्रो स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है। सूक्ष्म स्ट्रक्चर में आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे अभी मैं चीजें को नहीं बता सकता, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मुख्य भाग की, जो कि है आपका पुंकेसर, ठीक है। क्या है पुंकेसर, देखिएगा पुंकेसर या फिर हम पुमंग बोलते हैं, एंड्रोसियम। एक्चुअली ये इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है और इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। दो भाग में सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है जहां पे पराग कण होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एंथर। एंथर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पराग कोश, ठीक है, पराग कोश, या एंथर को हम पॉलन सैक भी बोलते हैं, ठीक। अब देखिएगा पॉलन सैक दो होते हैं ऐसे, ठीक, अंदर से देखोगे तो चार दिखेंगे, बाहर से दिखने पे दो दिखते हैं, बताऊंगा जब अंदर वाला स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। तो ये जो दोनों होते हैं ये एक टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं जिसको योजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं या कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, योजी। योजी के द्वारा दोनों पराग कोश आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, एंथर बनाते हैं। और ये एंथर जो होता है ये एक डंडे के द्वारा, एक छड़ के द्वारा, एक तंतु के द्वारा पुष्प से जुड़ा होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, यहां से पोषण मिलता है इसको, ठीक है। तो इसके दो भाग हो जाते हैं, एक तंतु और एक होता है एंथर, ठीक है। अब इसको एक सिंगल होता है तो पुतंतु बोलते हैं और बहुत सारा होता है तो उसे पुमंग बोलते हैं। बात समझ में आई। तो ये थी स्ट्रक्चर एक पुष्प का, मतलब ये पुष्प का स्ट्रक्चर था और ये आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आपको ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अच्छे से पढ़ना है तो ये था केवल आपका मैक्रो स्ट्रक्चर एक पुष्प का, आप बोल सकते हो मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके टिश्यू स्ट्रक्चर की, टिश्यू लेवल के स्ट्रक्चर की, सेल लेवल के स्ट्रक्चर की, कि जो ये पराग कोश होता है ये एक्चुअली इसमें पराग कण कैसे बनते हैं, या ऐसे आप बोल सकते हो कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे निषेचन पूर्व घटनाओं और संरचनाओं के बारे में, ठीक है। ये यहां तक मैंने दो चीजें इस वीडियो में बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाला है निषेचन पूर्व घटना एवं संरचना के बारे में। और तब तक आप ये वीडियो अच्छे से समझ लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।